Ideal gases have got many properties and many characteristics. Like the gases have temperature, the gases can create pressure, the gases are having volume and other characteristics. All these characteristics have a certain reason which makes the quantity of volume, quantity of pressure, quantity of temperature, and all these characteristics are due to only one characteristic, that each molecule of the gas is in the condition of motion. Every one molecule is in condition of motion, and that is why a gas has got volume, a gas is having pressure, a gas is having temperature. So the state of molecule at every time is kinetic. Kinetic means चलती हुई. उसके मॉलिक्यूल हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए उसके पास प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, एनर्जी होती है. और यही हम लोगों का टॉपिक है कि किस तरह से मोशन या काइनेटिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को बिल्डअप करती है, कैसे बनाती है. दिस वी विल स्टडी, एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, ये जो वेलोसिटी है, इसके लिए पहले हम एक चीज, छोटी सी टर्म समझ लेते हैं, एंड दैट इज मीन वेलोसिटी. मीन वेलोसिटी. हमको स्टैटिस्टिक्स में बहुत तरह के मीन निकालने आते हैं, जिसमें एक होता है, देयर आर 5 पार्टिकल्स, वन इज हैविंग वेलोसिटी v1, v2, v3, v4, v5. Add all of them, v1 plus v2 plus v5, divide it with 5. We get one mean. Okay, that is one mean. There is another method of finding the mean, and that is square mean of the squares. What does that mean? It is that v1 square plus v2 square plus v3 square, add all the squares, then find out the mean of those squares, and then make a square root. Make a square root. So that method of finding mean, C1 is velocity of one molecule, C2 is velocity of other molecule, C3 of other molecule. Like that there are n molecules and it is having velocity Cn. We make square of all, add them. After addition, find out the mean. That means this is to be divided by n. ये मीन आ गया. किसका मीन आ गया? हर वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन आया ये. अब ये जो मीन आया, इसका हमने रूट निकाल लिया. रूट ये. अब ये क्या बन गया? C, एक एवरेज C. ये जो C है, this has got a certain method. ये मेथड क्या है? दिस इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज. रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स. रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स. We call it RMS. RMS value. So this is very much required in this topic, so I want to explain you. This is a mathematical process to find out one type of mean. ठीक है, तो पहले हमने सबका स्क्वायर किया, तो बाद में स्क्वायर रूट निकाल लिया, और मीन सबकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं C1, C2, उसका मीन नहीं निकाला. मीन किसका निकाला? स्क्वायर्स का. इसलिए बाद में स्क्वायर रूट भी निकाल लिया, so that we come back to the mean value.
सो ये CRMS है. Okay, now we come back to our topic of the physics. Kinetic theory से हमको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनके बारे में डिस्कशन करनी है. सो वन थिंग इज देयर, व्हाट वी एज्यूम, हम लोग क्या मान लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा काइनेटिक स्टेट में हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन. And to make any further calculation, first we have certain assumption. वो assumption ऐसे हैं जिसका कोई proof नहीं है. We call them postulates. Postulates of kinetic theory of gases. कुछ ऐसी चीजें जो हम सिर्फ मान लेंगे बिना प्रूफ के, जैसे व्हाट शुड बी द शेप ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, नहीं मालूम. सो वी से इट इज ए वेरी नेचुरल शेप, दैट इज ए स्फीयर. तो सब मॉलिक्यूल को हम कौन सी शेप में मान लेते हैं? स्फीयर. ओके. दूसरा, द स्पेस कवर्ड बाय गैस, स्पेस कवर्ड बाय गैस कैसे बनता है? वो वॉल्यूम. ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, और ये एक मॉलिक्यूल है. अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस गैस ने कितना वॉल्यूम कवर किया है, तो हम मेजरमेंट करते हैं यहां से यहां तक का, फर्स्ट टू लास्ट, दिस एंड दिस. और वैसे ही डेप्थ ले लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? गैस का वॉल्यूम. क्यों? गैस ने इतनी जगह घेर कर रखी है. इस कमरे में गैस का वॉल्यूम बताइए. तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर तक पूरी गैस फैली हुई है. तो हम क्या करेंगे? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम किसका माना जाएगा? इस गैस का वॉल्यूम माना जाएगा. लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐसे सटे हुए नहीं रहते. देयर इज ऑलवेज सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम. इस तरह से ये. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, तो ये जो वॉल्यूम हमको मिलेगा वो वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस. ये वॉल्यूम ऑफ गैस हुआ. लेकिन अगर ये सारे मॉलिक्यूल को हमने ऐसे चुनकर लाया और लाकर इकट्ठे रख दिए, तो वो वॉल्यूम बड़ा छोटा सा वॉल्यूम बनेगा. वो वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो दो तरह के वॉल्यूम हो गए, एक वो वॉल्यूम जो हमने कवर किया, और एक वो वॉल्यूम जो एक्चुअल है. ये बात आपको समझ आ रही है कि ये देखिए, ये 4 पीस है, ये इनका एक्चुअल वॉल्यूम है, दिस. अब मैंने कहा कि मैं इसको इस डब्बे में रखता हूं, और एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां. इस तरह से मैंने इसको रख दिया, और ऐसा ही रखूंगा हमेशा. तो मुझे कितना बड़ा डब्बा चाहिए? इतना बड़ा डब्बा चाहिए. ये वॉल्यूम किसका है? ये वॉल्यूम गैस का है. और ये वॉल्यूम किसका है? ये एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का है. तो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है, और टोटल वॉल्यूम जो वो कवर करते हैं, जिसको हम गैस का वॉल्यूम कहेंगे, वो वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है. तो अब ये दो टर्म अलग अलग समझ में आती है. वन इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड वन इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हम ये मान लेते हैं कि वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. नेग्लिजिबल मतलब उसको हम 0 मान लेंगे. बहुत कम होता है. इतना कम होता है कि अगर हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल नजदीक आते जाएंगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा.
फिर मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, वॉल्यूम कम होगा, फिर मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, वॉल्यूम कम होगा, और ऐसा करते 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 उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। पॉसिबल है, जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ तो बचेगा, और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो बचेगा वो क्या है, नेग्लिजिबल। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वॉल्यूम दबा के हम कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ये हमने एक पोस्टुलेट मान लिया। सो इन चीजों को लिखते चले जाते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। The gases, most of the space in gas is vacant. Most of the space in gas is vacant. Volume of molecules is negligibly small compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के वॉल्यूम से इनका वॉल्यूम बहुत कम है। Therefore, gas can be compressed to any amount. गैस को हम जितना चाहे कंप्रेस कर सकते हैं। ये हमने एक पोस्टुलेट बनाया। दूसरा, molecules are always in state of motion. ये जो मोशन कैसा होता है, their velocity may have any value, any direction, any value, any direction. लेकिन ये जाएंगे कैसे? स्ट्रेट लाइन में, जब तक दूसरे से टकरा नहीं जाएंगे। Unless strike another molecule. Shape of a molecule is taken as spherical. मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें कोलिजन होता है। उस कोलिजन के बाद वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कोलिजन दो तरह के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस? सो वी मेक एन assumption that this collision is a perfectly elastic collision, perfectly elastic, and there is no loss of energy. Elastic collision में क्या होता है? If a body strikes with a velocity of 10, it will be reflected with a velocity of 10. अगर ये खड़ा है तो ऐसे। दूसरा, velocity exchange is perfect in elastic collisions. Collisions are perfectly elastic.
So these are the certain assumptions, we call them postulates. और कोई याद आएगा उसको भी नोट कर लेंगे। इतनी चीज़ों को पहले से हम मानकर ही चलते हैं और फिर हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ चीज़ें हम जानते हैं, जैसे गैस इक्वेशंस। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, गैस इक्वेशन से P इंटू वी इज ए कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ क्या है? V, what is constant? V upon T is a constant, that is Charles' law. Okay, Avogadro's number, we all know, the number which is in 6.023 liter of gas is Avogadro number. That is, mass of the gas will be 1 atomic mass or 1 molecular mass. So that will be the number of entities in 1 mole of gas. That is Avogadro's number, and that is same for all the gases. इस तरह से बहुत सारे कांस्टेंट्स और गैस के लॉज हम जानते हैं। ओके, फिर से हम उसको रिवाइज भी करेंगे। इस नॉलेज के बाद हम ट्राई करेंगे, वी वांट टू ट्राई द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल along with different characteristics. उसके लिए सबसे पहले हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे प्रेशर विथ वेलोसिटी। प्रेशर विथ वेलोसिटी, हाउ वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल विल क्रिएट प्रेशर। तो आंसर है, इट्स वेरी सिंपल। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मोमेंटम है। इस मोमेंटम से वो मूव कर रहा है। इफ इट स्ट्राइक्स समथिंग, देन देयर इज ए चेंज इन इट्स मोमेंटम, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में व्हाट डज इट मीन? ये किसी भी चीज को हिट करेगा, फोर्स लगाएगा, तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। दिस इज द फोर्स अप्लाइड। जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो उसी फोर्स का जो इफेक्ट है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, मूव करते करते वो जाएंगे और जिस बर्तन की दीवार है उस बर्तन की दीवार को ऐसा हिट करेंगे तो फोर्स लगेगा, और फोर्स से क्या बनेगा? प्रेशर। सो प्रोसेस इज वेरी ऑब्वियस, समझ में आती है हमको। उससे टकराकर ऐसे वापस आएगा, मोमेंटम में चेंज हुआ तो इसने इस पर फोर्स लगाया, और इसी फोर्स को हम बाहर से फील करते हैं और क्या कहते हैं कि इसमें प्रेशर है। तो बैलून के अंदर ऐसा हो रहा है, उसमें प्रेशर है। फुटबॉल में हवा भरी हुई है, उसमें प्रेशर है। किसी भी चीज का हम सरफेस खोलते हैं, देखते वहां से पानी या गैस निकल रही है, प्रेशर है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। अब इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है, सो लेट्स मेक ए कैलकुलेशन ऑफ P और डेरिवेशन ऑफ प्रेशर। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है। सिंप्लिसिटी के लिए वी टेक ए वेरी रेगुलर शेप, एंड दैट रेगुलर शेप इज ए क्यूब। क्यूब में लेंथ विड्थ सब बराबर है। लेट अस से दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड ए, ए। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? ए क्यूब। ओके, इसके अंदर हमने एक पार्टिकल लिया। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस, लेट देयर बी n molecules। n molecules of gas। ये हमने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल का मास m है, तो टोटल मास कितना हो गया?
टोटल मास m किसके बराबर होगा, m मल्टीप्लाइड बाय n। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n, एक एक का मास m है, तो टोटल गैस का मास कितना हुआ, कैपिटल M। ओके, इसका वॉल्यूम कितना है, a क्यूब। डेंसिटी कितनी होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इस तरह से हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। ओके, अब at any given time it has got a certain velocity in any one direction। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है c1, इस मॉलिक्यूल की। ओके, इसकी वेलोसिटी c1 इस डायरेक्शन में है, विच इज एट एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा, वी कैन ऑलवेज मेक कंपोनेंट ऑफ इट एंड वी से देयर इज ए इफेक्टिव वेलोसिटी इन ऑल द डायरेक्शंस। एक चीज अगर यहां से उधर ऐसे जा रही है तो मैं ये कहूंगा ये x में भी मूव कर रही है, y में भी मूव कर रही है और z में भी कर रही है, तीनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी तरह से अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ c1 है तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, कंपोनेंट c1 इन x डायरेक्शन, दिस इज c1 in y direction, and in this direction this will be c1 in z direction. So it has got three components, c1 x direction, c1 y direction, c1 z direction, and sum of all these three is how much, c1। तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, c1, ये तीन उसके कंपोनेंट हैं, मास m है। ओके, दिस इज ए मॉलिक्यूल। अब इस सिचुएशन को हम लोग लिख लेते हैं, ए मॉलिक्यूल having velocity c1 has three components, c1 in x direction, c1 in y direction, and c1 in z direction. So how much is c1 equal to, vector c1x, vector c1y, vector c1z, addition of the three। ये हमारा एक इक्वेशन बना, ये वेक्टर इक्वेशन है। अगर ये वेक्टर इक्वेशन है तो मैग्नीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, magnitude equation is c1 square is equal to c1x square plus c1y square plus c1z square। This is equation of the magnitude। आप सबको मालूम है r square is equal to a square plus b square, पाइथागोरस का, और ये कंपोनेंट का फॉर्मूला। Okay, this is vector equation, this is magnitude equation, and we will keep it reserved for later use। Okay, अब इसमें एक मॉलिक्यूल हमने लिया जो c1x डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है, c1x। अगर ये ऐसे आगे जाता है तो इसके सामने ये एक प्लेन पड़ेगा, इस प्लेन का नाम क्या है, अगर ये x है तो ये क्या है, y, और ये क्या है, z, तो इस प्लेन का नाम क्या है, yz प्लेन। सो with c1x velocity, molecule strikes wall of container और ये वॉल कौन सी है, YZ प्लेन। एंड गेट रिफ्लेक्टेड, उससे जाके टकराया और टकराकर वापस आया। जब ये टकराकर वापस आता है, देन व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बताइए कितना होगा? डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन इस मॉलिक्यूल का। तो आंसर है, जाते समय इसकी वेलोसिटी क्या थी? c1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए वापस भी कितनी वेलोसिटी से आएगा? c1, पर डायरेक्शन बदल जाएगी, सो दैट वेलोसिटी विल बी -c1। सो व्हाट विल बी द चेंज? यस, वेरी गुड, 2c1 इज द चेंज। c1 माइनस c1। जाते समय मोमेंटम कितना था? m इंटू c1x, वापसी में माइनस m इंटू c1x, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 2mc1x। mc1x माइनस mc1x। So this is equal to twice mc1। ये आ गई चेंज इन मोमेंटम। ओके, ये हमने यहां पर फिर इसको नोट कर लिया। व्हाट इज दिस? चेंज इन मोमेंटम, याद रखिए। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट फोर्स। फोर्स कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। हाउ मच टाइम इट विल टेक। इस टाइम को किस तरह से निकालना है, इसको जरा इस तरह से सोचिए। ये एक दीवार है, इस दीवार को मैं इससे हिट करता हूं, ये, फिर 1 सेकंड बाद आकर फिर हिट करता हूं, फिर 1 सेकंड बाद आकर हिट करता हूं, फिर 1 सेकंड बाद आकर हिट करता हूं, तो इस पे लगातार कुछ फोर्स लग रहा है 1-1 सेकंड में। दूसरा केस देखिए, मैं इसको आधे सेकंड में हिट करता हूं ऐसे, अब फोर्स इस पे ज्यादा लगता है। फिर लगातार ऐसी मशीन लगा दी, 0.1 सेकंड में हिट करते तो 1 सेकंड में हम 10 बार इसको हिट करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी मोर। एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? प्रेशर। उस चीज को हम यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये मॉलिक्यूल यहां गया, इसने इसको हिट किया, हिट करके यहां वापस आया, आकर उसने इस दीवार को हिट किया, फिर यहां से इधर वापस गया, फिर इस दीवार को हिट किया, फिर यहां से इधर आया, इसको हिट किया, फिर यहां से इधर गया, इसको हिट किया। इट गोज ऑन हिटिंग। इस तरह से वो हिट करता रहता है। अब यहां से एक बार हिट करके गया, फिर वापस आकर यहां हिट किया, फिर वापस आकर यहां हिट किया, कितनी देर बाद वापस आएगा? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सबको मालूम है। ओके, यहां से इधर गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? a, फिर वापस आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? a, वापस यहीं पे आ गया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया? 2a। स्पीड क्या है उसकी? वो तो हमको पहले ही मालूम है, c1x। तो टाइम कितना लगा होगा? Yes, time for consecutive strike is 2a divided by c1. This is the time. Okay. इसको हमने क्या मान लिया? t। अब what is the force applicable? Therefore, force applied, force on the wall, force on the wall, force in x direction due to molecule number 1. This is equal to change in momentum 2mc1x divided by time taken 2a into c1, no, 2a divided by c1x। ठीक है? Change in momentum this divided by time is this। ये हमने क्या किया है? Let me write it again clearly.
फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी हम यहां से लेकर आएंगे, दिस इज 2m C1, डेल्टा टी यहां से लेकर आएंगे, दिस इज 2a डिवाइडेड बाय C1, 2 कैंसल, C1 ऊपर चला जाएगा, एंड व्हाट वी गेट हियर इज m अपॉन a C1 स्क्वायर. This is the force applied by one molecule on the wall YZ. X डायरेक्शन में इसने इतना फोर्स लगाया, इसलिए इसने हमने नाम क्या रखा इसका, फोर्स इन X डायरेक्शन बाय वन मॉलिक्यूल. ठीक है. अब फोर्स बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? ओके, फोर्स से प्रेशर भी निकाल लेते हैं. प्रेशर बाय या फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल कर लेते हैं, फिर प्रेशर कर लेंगे. क्या किया हमने? फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स सबको जोड़ दिया, F1x 2x 3x 4x और सबको मिलाकर क्या लिख दिया? Fx. समझ आया? इधर भी हमने सबको जोड़ दिया. कैसे जोड़ा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और सब में कॉमन क्या निकला? m अपॉन a, और अंदर क्या बचेगा? C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर. हर एक का कौन सा कॉम्पोनेंट? X कॉम्पोनेंट. ठीक है. ओके, तो अब प्रेशर इन X डायरेक्शन कितना होगा? प्रेशर इन X डायरेक्शन, प्रेशर कैसे निकालते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स इन X डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया कितना है YZ प्लेन का? a स्क्वायर. ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ. तो Fx की ये वाली वैल्यू और ये एरिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m अपॉन a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर. उसके बाद ये पूरा आ जाएगा. अब ये जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, c स्क्वायर RMS वैल्यू से इसको कैसे रिलेट किया जा सकता? अभी ठीक है, अभी नहीं करते, अभी ऐसा ही रखते हैं इसको. C1 का x कंपोनेंट स्क्वायर, C2 का x कंपोनेंट स्क्वायर, सो ऑन अप टू Cn x कंपोनेंट स्क्वायर. ये हमने बनाया. ये क्या आ गया? प्रेशर इन X डायरेक्शन. इस प्रेशर इन X डायरेक्शन को हम नाम देते हैं P इन X डायरेक्शन. सो प्रेशर इन X डायरेक्शन इज दिस. इसको अगर अब हम दोबारा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इन X डायरेक्शन
So pressure in x direction is now this. इसी तरह से ये हमारी एक कैलकुलेशन यहाँ पर, यहाँ हमने एक स्टॉप लगाया इस कैलकुलेशन को, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3 और व्हाटएवर इट इज। इसी तरह से फिर से हमने कैलकुलेशन की और अब y कंपोनेंट लिया। जब हम y कंपोनेंट लेंगे तो C1y किसको जाकर हिट करेगा, XZ प्लेन को हिट करेगा, C2 भी हेल्प उसको करेगा, C3 भी करेगा और सब के सब मिलकर उस प्लेन को हिट करेंगे, XZ प्लेन को, और प्रेशर क्रिएट होगा किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में। तो हमारे जो यहां पर हमने बनाया हुआ था ये C1, इसने इधर जाकर किस वेलोसिटी से हिट किया, C1x इसको, तो इधर जाकर किस वेलोसिटी से पीछे वाले को हिट करेगा, इस डायरेक्शन को अगर हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन को y, तो ये कौन है, C1y। इधर की वेलोसिटी कितनी है, C1z। तो C1y ऊपर छत को जाके हिट कर रहा है, वहां पर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, वो वाला कंपोनेंट C1y कंपोनेंट। तो वो प्रेशर का कंपोनेंट कितना होगा, बिल्कुल ऐसी ही उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे और वो कितना आ जाएगा, m/a³। दिस इज C1 इन y डायरेक्शन, C2 इन y डायरेक्शन एंड सो ऑन अप टू Cn इन y डायरेक्शन। ये इसी तरह से z की डायरेक्शन के जो कंपोनेंट हैं वो प्रेशर क्रिएट करेंगे किस पर, xy वॉल पर, पीछे वाली वॉल पर, और वो प्रेशर कितना होगा, Pz। अगेन दिस विल बी m/a³, और यहां पर क्या आ जाएगा, C1 इन z डायरेक्शन, C2 इन z डायरेक्शन एंड सो ऑन अप टू Cn इन z डायरेक्शन। ये आ गया Pz। इस तरह से हमने तीनों के एक्सप्रेशन निकाल लिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? लिखने में बड़ा जरूर है पर है तो बड़ा सिंपल, ठीक है, ओके। ये आ गया। अब हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि हम किसी भी बर्तन को लें, किसी भी पॉट को लें, कंटेनर, द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। ये आपने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा है, किसका प्रिंसिपल था, yes, Pascal's theorem that pressure in all the direction and at every place is same। इसका ये मतलब है कि x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में तीनों प्रेशर कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। सो उसको हम यहां नोट कर लेते हैं, सिंस प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इज सेम, then P in direction of x is equal to P in direction of y is equal to P in direction of z। तो इस गैस का जनरल प्रेशर कितना होगा, जनरल प्रेशर का हमने माना कि ये P है। तो अब देखिए, अगर इसका प्रेशर P है तो वही Px है, वही Py है और वही Pz है। ये समझ में आया? क्योंकि प्रेशर सब तरफ एक जैसा ही होता है, तो प्रेशर ही Px है, प्रेशर ही Py है और प्रेशर ही z डायरेक्शन में है, ऑल थ्री। लेकिन हमने ना इसमें एक मैथमेटिकल जगलरी की कि अगर ये ऐसा है तो मैं एक और तरीके से भी P निकाल सकता हूं। वो तरीका क्या है, देयरफॉर P इज इक्वल टू Px इसमें ऐड कर दिया, Py इसमें ऐड कर दिया, Pz और 3 से डिवाइड किया। वही आएगा कि नहीं, सेम चीज है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देयरफॉर P की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो, इट इज सेम। ओके, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज आई नीड इट टू डू दिस। तो हमने इसलिए अब P का एक्सप्रेशन निकाला। देयरफॉर P, जनरल P in all the direction is equal to addition of all the three
एक्स वाई जेड इन तीनों का एडिशन कर दिया और उसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से तो हमने पहले ही डिवाइड कर लिया 1/3। इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए ये कॉमन निकल जाएगा, दिस इज m/a³। ये ठीक है, ओके। ये तीनों का एडिशन हो रहा है 1/3 हो गया दिस। अब अंदर में कौन आएगा, एडिशन ऑफ दिस दिस दिस। तो अब देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे नहीं, मैं इस तरह से लिखूंगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये कैसा लिखा जाएगा, C1 x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस C1 y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस C1 z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। ये तीनों जुड़ गए। उसके बाद इन तीनों को ऐड करते हैं, प्लस C2 x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस C2 y कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस C2 z कॉम्पोनेंट स्क्वायर एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, Cn x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, Cn y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और Cn z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। दिस दिस इज इक्वल टू m/3a³। अब इसको हम पहचानते हैं। सबसे शुरू में आपने लिखा है, ये कौन है, x y z तीनों कंपोनेंट मिला के C1 स्क्वायर। सो दिस इज C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। ये आया। अब इसको भी हम पहचानते हैं, CRMS से इसका क्या रिलेशन है, उससे रिलेशन है, ये CRMS नहीं है। CRMS से इसका क्या रिलेशन है, तो यहां फिर से हम याद करते हैं, CRMS किसके बराबर होता था, ओके, अंडर रूट। स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, ये इस n को भी इधर ले आओ, n, ये n इंटू CRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दिस समझ आया पुराने फॉर्मूला से। तो अब हमने इसकी जगह में इसको यूज कर सकते हैं, वही करते हैं यहां पे। तो अब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, देखिए m/3a³ और ये हम लेकर आए इंटू n इंटू CRMS का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, ओके। अब और आगे बढ़ते हैं। m इंटू n क्या है, सबसे शुरू में आपने किया मास, टोटल मास ऑफ द गैस। a³ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो दिस वी कैन राइट एज 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू c स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1/3 mv/c स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। तो अभी हमको क्या मिला है, ये P इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू CRMS स्क्वायर। अब m/v, mass upon volume is density, so we can also write it P is equal to 1/3 density into C square। अब density of a gas is a constant, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो एक ही डेंसिटी की गैस का प्रेशर कम या ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी।
RMS वेलोसिटी। सो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? c स्क्वायर पर, वेलोसिटी के स्क्वायर पर। देयरफॉर प्रेशर डिपेंड ऑन वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी? RMS वेलोसिटी of gas molecule. So what we have proved, the attribute pressure of a gas depends upon the velocity of the molecules. समझ आया? यही हम प्रूफ करना चाहते थे कि प्रेशर जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड दिस विल बिकम आवर बेसिक इक्वेशन। ये वाला जो है P1/3 rho c square, दिस वी विल टेक एज आवर बेसिक इक्वेशन, और इससे और आगे की चीजें हम प्रूफ करते चले जाएंगे। जैसे गैस लॉज हमको प्रूफ करने हैं, तो पहला हम लॉ लेते हैं गैस लॉज। ये हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी P is equal to m upon v c square. C is what? RMS velocity. We will write it capital C, बार बार RMS नहीं लिखेंगे, ठीक है। So 1/3 mv c square. Now in this, m is mass of the gas, v is volume of the gas, and c is velocity of the gas. All these three are constants. If all these three, volume, let us change the volume. तो इससे हमको क्या मिलता है? Therefore, P into V is equal to mc square upon 3. For any given quantity of gas, उस कंटेनर में हम और गैस नहीं डालेंगे। अगर हम उसमें और गैस नहीं डालेंगे और उसमें से गैस नहीं निकालेंगे तो क्या उसका मास चेंज होगा? नहीं होगा। अगर मास चेंज नहीं होगा तो m क्या हो गया? कांस्टेंट। 3 इज ए कांस्टेंट। अगर हम उसको एनर्जी नहीं देते, यानी हीट करके या किसी भी तरह से एनर्जी नहीं देते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, वो अगर चेंज नहीं होती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो c भी क्या होगा? कांस्टेंट। सो इफ m इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, देन pv इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। दिस इज बॉयल्स लॉ। तो इसको थोड़ा सा 2 लाइन में नोट कर लेते हैं। फॉर ए गिवन क्वांटिटी, for a given quantity of gas, m is constant. If no heating done, no energy given, then C is constant. Therefore, PV is equal to constant. शर्त क्या क्या लग गई? गैस की क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं करेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? PV is equal to constant for
A given quantity of gas at a constant temperature. ये ठीक है, ये क्या प्रूफ हो गया? बॉयल्स लॉ। ऐसे ही अगर हमको चार्ल्स लॉ प्रूफ करना है, दैट V अपॉन T, ओके, पहले हमको T के बारे में कुछ करना पड़ेगा। T का रिलेशन देखना है कि VRMS से T का क्या रिलेशन होता है। अच्छा, उसके बाद हम रिलेशन विद T, रिलेशन विद टेम्परेचर T। ओके, इसको निकालने के लिए हमारे पास अभी रिलेशन क्या है? हमारे पास ये रिलेशन है, PV इज इक्वल टू वन अपॉन 3 mc स्क्वायर। व्हाट इज C? वेलोसिटी। व्हाट इज M? मास ऑफ द गैस। ओके, इसको हम ये लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू हाफ mc स्क्वेयर। ठीक है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वेयर। m इंटू वी स्क्वेयर किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ वी कैन राइट इट, PV is equal to 2 upon 3 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। अब PV गैस लॉस से हमको मालूम है PV किसके बराबर होता है? RT। सो दिस वी कैन राइट एज RT। RT is equal to 2 upon 3 एनर्जी, 2 अपॉन 3 काइनेटिक एनर्जी। ये M क्या है? मास। किसका मास? गैस, पूरी गैस का। ठीक है, और इसके लिए आपको याद है कि हमारे कंटेनर में हमने कितने मॉलिक्यूल लिए थे? N मॉलिक्यूल। हर एक का मास कितना था? स्मॉल n, और स्मॉल m इंटू n वॉज इक्वल टू m। m किसके बराबर होता है? ये। ठीक है, अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं, इसको मैं फिर ऐसे बनाता हूं, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और इसको मैं अब लिख देता हूं n इंटू हाफ mc स्क्वेयर। लिख सकते हैं, कैपिटल M को क्या लिखा हमने? m इंटू n। ये समझ आया? हाफ mc स्क्वेयर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कितने की? पूरी गैस की कि एक मॉलिक्यूल की? यस। अब इस m को अकेला कर दिया, तो अब ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। अब मैंने कंटेनर इतना बड़ा बनाया कि उसमें 6.023 लीटर गैस आ गई, यानी 1 मोल गैस आ गई उसमें। तो 1 मोल अगर गैस आ गई तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? कैपिटल N, वेयर कैपिटल N डिनोट्स व्हाट? एवोगैड्रो नंबर। सो फॉर 1 मॉलिक्यूल, for 1 mole of gas, for 1 mole of gas, अब हमने लिखा PV is equal to 2 upon 3 N into half mc square। हाफ mc स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या मैं इसको लिख देता हूं E, एनर्जी ऑफ 1 molecule। E stands for what? Kinetic energy of 1 molecule।
इससे हमको नेक्स्ट इक्वेशन मिलता है, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो यहां हमने लिखा आर टी इज इक्वल टू 2/3 एन ई। इससे और आगे बढ़ गए। अब यहां पर टी या ई किसके बराबर होगा? एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन n इंटू टी। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT अपॉन n। ये ठीक है। व्हाट इज R इन दिस? गैस कांस्टेंट, दैट इज ए कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको मालूम है। व्हाट इज n? एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, वो भी हमको मालूम है। इसलिए R अपॉन n भी क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। 2/3 इज ए कांस्टेंट। तो एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ए कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। देयरफॉर एनर्जी, ये किसकी एनर्जी है? एक मॉलिक्यूल की। एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन n इंटू टी। ये सो R अपॉन n इज कांस्टेंट। n क्या है? एवोगैड्रो नंबर। वी विल राइट समवेयर n। Avogadro's number। R गैस कांस्टेंट। ठीक। अब R अपॉन n एक नया कांस्टेंट बना। क्या नाम है इसका? किसका? यस, it was first derived by Boltzmann, so this is known as Boltzmann constant। R upon n is constant, known as Boltzmann constant। और इसका हमने नाम रखा K। So what is K equal to? R upon n। अब फिर से हमारा एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बना? अब हम इसको फाइनली लिखते हैं। एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज E, दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। where K is Boltzmann constant and okay, T is absolute temperature। ये जो हमने डेरिवेशन किया, इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज थी, शायद उसके कारण ये डेरिवेशन गलत भी लगे। शुरू में जब हमने बोला कि उसमें m मॉलिक्यूल्स हैं, देन एवरी मॉलिक्यूल इज 1 पार्टिकल, और उसमें हमने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मैं बोलता हूं तो मॉलिक्यूल का मतलब है 1 पार्टिकल। अब इसका ये पर्पस है कि आप ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में 2 एटम भी हो सकते हैं, H2, O2, N2। तो मुझे लगता है मेरे से गलती हो गई है। मुझे शुरू से ही ये बता देना चाहिए था
कि ये एक मॉलिक्यूल का मतलब सिंगल एटम वाली गैस है। वन मॉलिक्यूल मीन्स वन एटम। आर्गन गैस में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? वन एटम। एंड आई एम टेलिंग दैट देयर आर n पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल सिंगल सिंगल है, डबल डबल नहीं है। इसलिए ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, इसमें कौन सी गैस हमने ली? दैट इज मोनो एटॉमिक गैस, जिसके पास एक एटम होता है पर मॉलिक्यूल। ठीक है, हम शुरू से चाहते तो वन एटम ले सकते थे, हमने वन मॉलिक्यूल लिया। दैट डजंट मैटर, वी मेक इट क्लियर दैट आवर मॉलिक्यूल फॉर दिस कैलकुलेशन इज ए सिंगल एटम मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हम डबल एटम लेंगे, ट्रिपल एटम लेंगे CO2, 4 एटम्स लेंगे NH3, तो हमारी कैलकुलेशंस बदल जाएंगी। क्योंकि 4 एटम वाला जब ये चलेगा तो वो टकराएगा, मोशन होंगे, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो घूमता भी रहेगा, वो चलता भी रहेगा, ऑसिलेट भी करता रहेगा, बहुत सारे मोशन करेगा वो। तो उसके इक्वेशंस अलग हैं, ये नहीं है। ये इक्वेशन सिर्फ किसका बनाया हमने? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक सिंगल एटम है। ठीक है, तो इसको अब हम यहां नोट भी कर लेते हैं ताकि ये गलतफहमी मत हो कि ये कोई भी मॉलिक्यूल है। इट इज नॉट एन एनी मॉलिक्यूल। This calculation is done for monoatomic molecules, monoatomic molecules, यानी n molecules means n atoms। n, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ molecules, number of atoms, number of particles. I can use any word, number of molecules, number of atoms, number of particle, पर आइडेंटिटी क्या है उसकी? सिंगल। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ओके, सो नाउ वी हैव रिलेशंस। द रिलेशन विथ P, pressure related with what? C, right? Relation of T with energy, and energy is what? Half mv square. उसमें भी क्या आएगा? V. So temperature is related to velocity. This is how temperature is related to velocity. Temperature directly proportionate to velocity, क्योंकि velocity किस में है? ये half mc square which is energy। समझ आ रहा है? So प्रेशर से रिलेशन हो गया वेलोसिटी का, टेम्परेचर से भी रिलेशन है वेलोसिटी का। सो क्वेश्चन लिखिए, write down a question. Find out typical speed of a molecule in a gas. Find out typical speed of a molecule in a gas at a temperature, room temperature. What is our room temperature here? 300 Kelvin. ठीक है, so at 300 Kelvin, so you have value of T is equal to 300 K. हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे आसपास गैस के मॉलिक्यूल हैं, अगर काइनेटिक थ्योरी के अनुसार ये सब मूव कर रहे हैं, मूव करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी कुछ तो होगी, मीटर पर सेकंड, वो हम निकालना चाहते हैं। किस तरह से हम उसको निकालेंगे? तो शुरू करते हैं, इधर ध्यान दीजिए सब। पहली चीज, T आपको मालूम है कितना? 300 K. I will make it here.
T is equal to 300 K. Which is the gas around us? Mostly nitrogen. सबको मालूम है 75% is nitrogen. उसी को हम मान लेते हैं. So what is molecular weight of nitrogen? 28. ठीक है, तो क्या आप उसके एक एटम का मास निकाल सकते हैं? Yes, the answer is 28 divided by Avogadro's number. ठीक है, ये उसका एक का मास निकल जाएगा m. ये m की वैल्यू आ गई और ये हमने निकाली. दिस इज n की वैल्यू लिख देते हैं 28 upon 6.02 into 10 to the power 26, and this comes to 4.65 into 10 to the power minus 26 kg. Okay, so अब हमको निकालना है v स्क्वायर. v स्क्वायर किसके बराबर होता है? कैसे निकालेंगे? एनर्जी E is equal to, how much is E equal to? ये E की वैल्यू हमने ली, T से रिलेशन लिया. So E is equal to half mv square and this is equal to 3 upon 2 kT. ऐसे अब दोनों तरफ से ये 2 कैंसिल हो गया. T हमको मालूम है. ओके, और K की वैल्यू K की वैल्यू भी हमको मालूम है, उसको भी हम रख सकते हैं. K की वैल्यू कितनी होती है? R अपॉन N. ओके, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे. M की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पर निकाली है. सो दिस इज V स्क्वायर. ये सब वैल्यूज रखने के बाद में V स्क्वायर की हमको वैल्यू मिल जाती है 516 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, इसका हमने रूट निकाला. सो देयरफॉर VRMS दिस कम्स टू बी 516 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ओके, अगर आप इसमें वैल्यूज रखेंगे तो ये आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. इस तरह से ये वैल्यू निकलेगी. तो ये याद रखिए, हमारे आसपास जो गैस होती हैं, गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, उसका अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी कितनी है? 516 मीटर पर सेकेंड. क्यों, कोई डाउट? समझ में आया? ये वाला इक्वेशन समझ में आया? हाफ mv स्क्वायर इज व्हाट? एनर्जी. दिस इज टेम्परेचर. टेम्परेचर हमको दिया गया है, मास हमने निकाल लिया है, K हमको मालूम है, R अपॉन N, R गैस कांस्टेंट और N एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ये भी हमको मालूम है. तो ये हमने बना लिए. इससे V स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे और ये इतनी वैल्यू आती है. जब V स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो फिर उससे V की वैल्यू हमने निकाल ली. दिस वैल्यू कम्स टू बी 516. ये आपको याद रखनी है. ठीक है. ओके, तो इस तरह से इसका कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है और हम लोग इसको बना सकते हैं. ठीक. अब इसके बाद के अगले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन दिस दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास.